दोस्तों नमस्कार। मैं नाथ सुनांचली कथा कहानी और उपन्यास के संग के साथ पुनः हाजिर हूँ। दोस्तों इस समय हम लोग सुन रहे हैं उपन्यास टू स्टेट्स, जिसे लिखा है चेतन भगत ने। आइए सुनते हैं इस उपन्यास के 54वें भाग का वाचन मेरे अर्थात नाथ सुनांचली के स्वर में। गोवा के बाद मैं वर्कोहोलिक हो गया। मैं दिन में 14-14 घंटे पागलों की तरह ऑफिस में काम करता रहता। मैं कंपनी का लैपटॉप भी घर ले आता और घर पर भी काम में जुटा रहता। मैंने अपने वर्क टारगेट से दुगना काम कर दिखाया। मैंने लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया, फिल्में देखना बंद कर दी और रेस्तरां में जाना भी बंद कर दिया। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, मेरे नए बॉस रणविजय ने मुझसे कहा। जब सिंडी बैंक अपना भविष्य उज्जवल देखती है तो इसका मतलब यह होता है कि आपकी ज़िंदगी में आज कोई मुकाम नहीं रह गया है। थैंक्स रणविजय, मैंने कहा। हालांकि तुम्हें सेव बनवा लेनी चाहिए। ये नया लुक भला क्यों? दाढ़ी क्यों बढ़ा रहे हो? और तुम थोड़े कमज़ोर भी लग रहे हो। भाई अपनी सेहत का ख्याल रखो। गोवा से लौटने के बाद मैंने कई बार अनन्या से बात करने की कोशिश की। यदि मैं घर पर फ़ोन लगाता तो उसके पेरेंट्स अनन्या को फ़ोन नहीं देते, और यदि मैं ऑफिस में फ़ोन लगाता तो रिसेप्शनिस्ट मुझे कह देती कि वह अभी मीटिंग में है। कभी जब मैं उससे बात कर पाने में कामयाब हो जाता तो वह कोई बहाना बना जाती और मुझसे बात नहीं करती। अब उसने एक सेलफोन रखना शुरू कर दिया था, लेकिन वह दिल्ली से आने वाला कोई फ़ोन अटेंड नहीं करती थी। एक बार हमारे ऑफिस में सिंडी बैंक मुंबई से कोई विजिट कराया। मैंने उससे अनुरोध किया कि क्या मैं उसके फ़ोन से कॉल कर सकता हूँ। हेलो, अनन्या ने फ़ोन उठाया। हाय, फ़ोन मत रखना, मैं बोल रहा हूँ, मैंने कहा। क्रिस, प्लीज़, ये किसका फ़ोन है? मुंबई ऑफिस का एक कलीग। लिसन, मैं एक बार फिर माफ़ी मांगता हूँ। तुम्हारी रिसेप्शनिस्ट को पता होगा कि मैंने उससे पहले तुमसे बात करने की कितनी कोशिश की। क्रिस, सवाल माफ़ी मांगने का नहीं है। तो फिर यह नाराज़गी किस लिए? मैं नाराज़ नहीं हूँ। मैं वही कर रही हूँ जिसमें सभी की खुशी है। मैं सोचने लगा कि इस सपाट विजन किस्म की बात का क्या जवाब दूँ। और तुम्हारी और मेरी खुशी का क्या? मेरी खुशी इसमें है कि मुझे अपने पेरेंट्स को बेइज्जत होते नहीं देखना पड़े। तो मुझे मिस नहीं करती? मैंने कहा। वह चुप रही। मैंने फ़ोन चेक किया। 4 मिनट हो चुके थे। मेरा कलीग मुझे उलझन भरी नज़रों से देख रहा था कि आखिर मुझे उसका फ़ोन इस्तेमाल करने की ज़रूरत क्यों आन पड़ी। अनन्या, मैंने पूछा, तो मुझे मिस नहीं करती? इस बात में भला अब क्या तुक है? मान लो कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या तुम्हारी माँ बदल जाएंगी? क्या मेरे बारे में, साउथ इंडियंस के बारे में, लड़की वालों के बारे में उनका नज़रिया बदल जाएगा? वे दिल की भली हैं अनन्या, मेरी बात का यकीन करो, मैंने कहा। ओह रियली? तो फिर वे आकर मेरे पेरेंट्स से माफ़ी क्यों नहीं मांगती? उसने कहा। अब चुप रहने की मेरी बारी थी। देखा, उसने कहा, अब वे हर चीज़ को लेकर बहुत सेंसिटिव हो गई हैं। नहीं, बात यह है कि उन्हें लड़के की माँ होने का गुरूर है। मैंने ठंडी सांस छोड़ी। अनन्या, चलो कहीं भाग चलते हैं, मैंने कहा। और हम जाएंगे कहाँ? मेरी केयरिंग प्यारी सासू माँ के पास? अनन्या ने कहा। नहीं, मैं ऐसे घर में शादी करना चाहती हूँ जहाँ मेरे पेरेंट्स को बराबरी का दर्जा मिले। तब तो तुम्हें एक लड़के के रूप में पैदा होना चाहिए था, मैंने कहा। यह तो बड़ी बकवास बात है। यदि तुम न होते तो इस बात पर मैं फ़ोन रख चुकी होती। यानी तुम्हें मेरी परवाह है? यानी तुम मुझे प्यार करती हो? क्या हमारा प्यार हर चीज़ से ऊपर नहीं है? गैर व्यवहारिक सवाल मत पूछो, उसने कहा। उसकी आवाज़ भारी थी। क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? कुछ भी, मैंने कहा। आगे से कभी मुझे फ़ोन मत करना। इस सब से बाहर आने में मेरी मदद करो, उसने कहा। आई लव यू, मैंने कहा। बाय क्रिस। मैं घर चला आया और टीवी के सामने बैठ गया। बिखर रहे परिवारों के लिए टीवी से बड़ा कोई दूसरा वरदान नहीं है। यदि यह इलेक्ट्रॉनिक चुंबक नहीं होता तो लाखों परिवार भारतीय टूटकर बिखर चुके होते। एक चैनल पर अमर प्रेम की दास्तान सुनाने वाले गाने बज रहे थे। गानों में नायक नायिका बहुत खुश नजर आ रहे थे। शायद वे सभी एक ही स्टेट, एक ही धर्म, एक ही जाति और एक ही संस्कृति के थे, और उनके पेरेंट्स भी एक दूसरे को पसंद करते थे। वरना आखिर भारत में प्यार करना कैसे संभव है? हमारे घर में किसी न किसी बड़े बुजुर्ग को हमारे चुनाव पर हर्ज तो होना ही है। माँ कभी गोवा के बारे में बात नहीं करती थी। न ही उनके हाव भाव देखकर लगता था कि उन्हें किसी तरह का पछतावा भी है। हाँ, उन्हें मेरे खराब मूड पर जरूर अफसोस होता था,
लेकिन इसका प्रायश्चित वे रोज़ पनीर की डिशेस बनाकर करती थी। आज मैंने पनीर की भुजिया बनाई है, तुम इसके साथ पराठे लोगे? उन्होंने कहा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने इसे मेरी मौन सहमति समझा। 20 मिनट बाद वे डिनर बनाकर ले आईं। तुम्हें सफ़ेद मक्खन चाहिए? उन्होंने पूछा। मैंने सिर हिला दिया। ऑफिस में बहुत काम है। घर के पास ही कैनरा बैंक है, मैं वहाँ जाकर मैनेजर से तुम्हारे जॉब के लिए बात करूँ? नहीं, मुझे ऑफिस में कोई परेशानी नहीं है, मैंने कहा। मैंने खाने की कोशिश की, लेकिन निवाला गले से नीचे नहीं उतर पाया। मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया था। मैंने माँ की नज़र बचाकर पराठों को लैपटॉप बैग में छुपा दिया। शिप्रा मासी ने एक और लड़की के बारे में बताया है। उनका शालीमार 12 में एक बंगला है। तुम उससे मिलना चाहोगे? उन्होंने कहा। मैंने माँ की ओर देखा। क्या हुआ? उन्होंने कहा। लड़की देखने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम चाहती हो तो मैं उसी से शादी कर लूँगा, ठीक है? मैंने कहा। क्रिस, ऐसी बातें मत करो। मैंने भला तुम्हें कब फोर्स किया है? आखिर इन लड़कियों को देखने से फ़ायदा क्या है? मैं 1 घंटे में आखिर ऐसा क्या जान लूँगा? उसका रंग रूप, उसका फिगर, वह दुबली है या मोटी, उसके घर में लगा मार्बल असली है या नहीं। जब हमें किसी इंसान के साथ पूरी ज़िंदगी बितानी होती है तो इनमें से कोई भी चीज़ मायने नहीं रखती। तो बेहतर यही होगा कि वक्त बर्बाद न किया जाए। पेरेंट्स आपस में मिल लें। जिस भी लड़की के माता पिता आपके अहंकार को ज़्यादा सहला पाएँ उसे ही हाँ कह दीजिए। तुम्हें हो क्या गया है? ये मल्टीनेशनल कंपनियां तुम्हारा खून चूस रही हैं, माँ ने कहा। क्या आप अनन्या के माता पिता से माफ़ी मांग सकती हैं? मैंने पूछा। माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। वे सोफे से उठी और किचन में चली गईं। मैं उनके पीछे पीछे चला आया। आप ऐसा क्यों नहीं कर सकती? मैंने कहा। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने एक स्पंज पर डिश वॉशिंग डिटर्जेंट लगाया और बर्तन मांजने लगी। फिर वे बड़बड़ाने लगी, मानो किसी काल्पनिक व्यक्ति से बतिया रही हो। पहले नकारा पति मिला, अब नाकारी औलाद। मैंने तो सोचा था बेटे के ब्याह के बाद मुझे मान सम्मान मिलेगा। मैंने उसकी पसंद की लड़की के लिए हाँ भी कर दी, लेकिन कम से कम लड़की वाले तो लड़की वालों की तरफ पेश आएं। अब मेरा बेटा चाहता है कि मैं उनके पैरों पर गिरकर नाक रगड़ूं। आखिर इस लड़की में ऐसे कौन से सुरकाब के पर लगे हैं? शिप्रा सच कहती है, सभी मतलबी हैं। बस करो माँ, मैं आपसे उनके सामने गिड़ाने को नहीं कह रहा हूँ। आप फ़ोन पर भी खेत जता सकती हैं। खेत किस बात के लिए? जो मेरा हक है उसकी उम्मीद करना क्या गलत है? क्या मैंने तुम्हारी दादी माँ की उनकी मौत तक देखभाल नहीं की थी? क्या अनन्या ने भी ड्यूक के परिवार को समझाने में मदद नहीं की थी? क्या आपने भी इसलिए उनके लिए हाँ नहीं कही थी? मैं गलत थी। मैं तब तक उसके पेरेंट्स से नहीं मिली थी। मैं अपने जीवन में कभी ऐसे रूखे सूखे लोगों से नहीं मिली। खाना खाते हैं तो ऐसे मुंह लटकाकर जैसे खाने की सजा मिली हो। अनन्या की माँ को क्या तुमने कभी हंसते हुए देखा है? भीतर से काली, बाहर से भी काली। दरवाजे की घंटी बजी। पिता अपने एक और बेरंग कारोबारी अभियान से लौट कर आए थे। मैंने टीवी बंद कर दिया और दरवाज़ा खोल दिया। मैंने उन्हें गोवा के बारे में आधी अधूरी बातें ही बताई थी। मैंने उन्हें कहा था कि गोवा में एक ऑफिशियल कांग्रेस है और मैं माँ को घुमाने ले जा रहा हूँ। गोवा से लौटने के बाद मैं चुपचाप सा रहने लगा था और अब मेरी पापा से झगड़ने में भी कोई दिलचस्पी नहीं रह गई थी। वे भीतर आए तो माँ और मेरी बीच पसरी खामोशी को उन्होंने भांप लिया। उन दिनों घर में ऐसी अनेक शामें गुजरती थी जब कोई किसी से एक शब्द भी नहीं कहता था। तो क्या अब तुमने अपनी माँ से भी बात नहीं करने की कसम खा ली है? पापा ने सोफे पर बैठकर अपने जूते निकालते हुए कहा। इससे आपको कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा की तरह यही जवाब देना चाहता था, लेकिन मैं इस दुनिया से पर्याप्त झगड़ा कर चुका था। एक और बहस से अब कोई फर्क नहीं पड़ सकता था। हमारे बीच सब ठीक हो जाएगा, मैंने कहा। मैं मन ही मन दुआ कर रहा था कि माँ जल्द ही उनके लिए डिनर ले आएं। क्या तुम्हारा काम में मन नहीं लग रहा है? पापा ने पूछा। काम तो बढ़िया चल रहा है। वे लोग कहते हैं कि मेरा भविष्य बहुत उज्जवल है, मैंने कहा। पता नहीं मैंने यह आखिरी वाली बात क्यों कही थी। शायद मैं इस बात की ज़रूरत महसूस कर रहा था कि मैं अपने पिता को बताऊं मैं कितना अच्छा काम कर रहा हूं। तुम्हारी अपनी माँ से अनबन क्यों हो गई है? उन्होंने पूछा। अब बहुत हो चुका, इससे आपका कोई सरोकार नहीं है, मैंने कहा। क्या तुम मुझसे यह कहना चाहते हो कि मेरा अपने परिवार से भी कोई सरोकार नहीं है? उन्होंने कहा। माँ उनके लिए खाना ले आई और मैं फिर अपने कमरे में चला गया। मैंने अनन्या की तस्वीरें निकाल ली।
फिर मैं देर तक बिस्तर पर इस ऊहापोह में करवटें बदलता रहा कि अब क्या किया जाए। जब हमें नींद नहीं आती है तब हमारा दिमाग अजीबोगरीब किस्म की योजनाएं बनाता रहता है। मैं फ़ोन पर उन तमाम बातों को अमल में नहीं ला सकता था। इसके लिए मुझे उससे पर्सनली मिलना ज़रूरी था। मैं सुबह 4 बजे उठा और नहा लिया। तुम इस वक्त ऑफिस जा रहे हो? माँ ने मुझे तैयार होते देखकर पूछा। मुझे एक प्रेजेंटेशन देना है, मैं शाम को भी देर से आऊँगा, मैंने कहा। मैं ऑटो पकड़कर सीधे एयरपोर्ट गया और अपनी महीने भर की तनख्वाह से पूरे देश को नापने वाली खुशियों की उड़ान का टिकट ले लिया। सेम डे रिटर्न टिकट टू चेन्नई प्लीज, इंडियन एयरलाइंस के काउंटर पर मैंने कहा। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास टू स्टेट्स के 54वें भाग का वाचन मेरे अर्थात नासुनांचली के स्वर में। दोस्तों, लीजिए सुनिए उपन्यास टू स्टेट्स के 55वें भाग का वाचन मेरे अर्थात नासुनांचली के स्वर में। अपनी इस दूसरी यात्रा पर मुझे चेन्नई इतना जाना पहचाना लग रहा था कि मुझे जरा अजीब महसूस होने लगा। मैं बड़ी आसानी से तमिल नियम कायदों का पालन कर रहा था और ऑटो वालों से मोल भाव कर पा रहा था। मुझे सभी मुख्य सड़कें पता थी। मैं 11 बजे अनन्या के दफ्तर पहुंचा। हाय, आई एम क्रिस, मैंने रिसेप्शनिस्ट से कहा। ओह दैट क्रिस, उसने कहा और सीधे अनन्या का नंबर मिलाया। अनन्या बाहर आई। मैं उसे गले लगाने के लिए अपनी बाहें खोलने ही वाला था कि उसने आकर मुझसे हाथ मिलाया। मैं दिन भर के लिए यहाँ आया हूँ, मैंने कहा। हम HLL के कैफेटेरिया में बैठे थे। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, उसने कहा। और यह दाढ़ी वाला लुक किस लिए? और तुम इतने कमज़ोर क्यों लग रहे हो? बीमार पड़ गए थे क्या? मैं तुम्हारे पेरेंट्स से मिलना चाहता हूँ, मैंने कहा। इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तुम अब चाहे जो कर लो, लेकिन अब वे तुम पर भरोसा नहीं करेंगे, अनन्या ने कहा। क्या तुम मुझ पर भरोसा करती हो? यह एक बेकार सवाल है, उसने कहा। मैं तुम्हारे घर जाऊंगा, मैंने कहा। ऐसा मत करना। हरीश के पेरेंट्स चेन्नई आए हुए हैं। वे आज मेरे पेरेंट्स से मिलने आ रहे हैं। मैंने खुद को काबू में रखने के लिए गहरी सांस ली। कम से कम तुम तो आज का दिन मेरे साथ बिताओ, मैंने कहा। ऐसा नहीं हो सकता, मुझे काम है। इसके अलावा तुमसे मिलना मेरे पेरेंट्स की प्रतिष्ठा के लिए ठीक नहीं होगा। मेरा चेहरा लाल हो गया। कौन सी प्रतिष्ठा? अहमदाबाद को भूल गई? वे दिन भूल गई जब तुम चेन्नई में मुझसे मिलने के लिए उनसे झूठ बोला करती थी? रत्ना स्टोर्स को भी भूल गई? मेरी आवाज़ उतनी ही तेज थी जितना मेरा शरीर थका हुआ था। वह उठ खड़ी हुई। प्लीज़ मेरे ऑफिस में सीन क्रिएट मत करो, और तुम प्लीज़ मेरी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ मत करो। मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। थोड़ा मजबूत बनो, आगे की सोचो, उसने कहा। यह मेरे लिए भी आसान नहीं है, इसलिए कम से कम मुझे तो यूं न सताओ। वह अपने ऑफिस में चली गई। मैं वहीं बैठा रहा। थकान से मेरा बदन टूट रहा था, लेकिन गुस्से के कारण मेरे शरीर में आग सी लगी हुई थी। मैंने 10 दिन से सेव नहीं की थी। कैफेटेरिया में दूसरी लड़कियां मुझसे दूरी बनाए हुए थीं। मैं टॉलीवुड के किसी विलेन की तरह लग रहा था, जो कभी भी कहीं भी किसी का भी रेप कर सकता था। मेरी रिटर्न फ्लाइट शाम को थी। मुझे आधा दिन काटना था, लेकिन मेरी पूरी जेब खाली थी। एक लूजर की तरह मैंने तय किया कि मैं सिटी बैंक जाकर बाला से मिल आता हूँ। क्रिस, बाला ने कहा। वह मेरे हुलिये और अचानक यहाँ चले आने से स्तब्ध रह गया था। हाय, साउथ के चैंपियन का क्या हाल है? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारा हुलिया देखकर लगता है जैसे तुम्हारे 12 बज चुके हों। हाँ, ऐसा ही हुआ है, मैंने कहा और उसके सामने लड़खड़ा कर कुर्सी पर गिर पड़ा। बाला ने हम दोनों के लिए कॉफ़ी ऑर्डर की। फिर उसने कुर्सी आगे बढ़ाई। वह दूसरे ऑफिस के गॉसिप सुनने के लिए उत्सुक नजर आ रहा था। क्या तुम्हारी यह हालत सिटी बैंक दिल्ली ने कर दी है? कहीं तुम वापस यहाँ तो नहीं आना चाहते? बाला, छोड़ो भी। तुम्हें क्या लगता है कि सिटी बैंक मेरी यह हालत कर सकता है? मैंने कहा। सिटी बैंक नहीं तो किसी और ने तुम्हारी यह हालत की है बच्चू। अपनी आंखें तो देखो, तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया है? मैंने अपना सिर हिलाकर ना कहा। उसने मेरी बाँह छुई। डोड, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। तुम किसी डॉक्टर से मिलना चाहोगे? मैं ड्रिंक करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे एक ड्रिंक लाकर दे सकते हो? मैंने कहा। अभी? अभी तो लंच टाइम भी नहीं हुआ। मुझे उकाई आ रही थी, लेकिन गनीमत है कि मैंने कै नहीं की और बाला का दफ्तर पहले की तरह साफ सुथरा ही रहा। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मेरा एक कजिन डॉक्टर है, मैं उसे बुलाता हूँ।
वह पास के ही स्ट्रीट में सिटी हॉस्पिटल में काम करता है। लड़कियों को क्या लगता है कि हम उसके बिना जी नहीं सकते? मैं बड़बड़ाते हुए कहा। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं बाला के सामने अपने दिल का बोझ हल्का कर रहा था, लेकिन मुझे किसी हमदर्द की ज़रूरत थी, चाहे वह कोई भी हो। बाला ने मुझे उसके कजीन डॉक्टर रामचंद्रन या डॉक्टर राम के क्लिनिक पर ड्रॉप कर दिया। डॉक्टर राम 2 साल पहले यूएस से आए थे। वे यूएस में जनरल सर्जन की हैसियत से प्रैक्टिस कर रहे थे और साथ ही कैंसर रिसर्च पर काम करते हुए अनेक शीर्ष डिग्रियां भी हासिल कर रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उनके एग्जामिनेशन बेड पर चला जाऊं, जबकि वे अपने उपकरण लेने चले गए। मैं तुमसे बाद में मिलता हूं, बाला ने कहा। तुम साउथ इंडियंस के पास दिमाग तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन दिल छोटा होता है, मैंने बाला से कहा। वह बाहर चला गया। मैंने तुम्हारी बात सुन ली है, डॉक्टर राम ने बाहर आते हुए कहा। उन्होंने छाती पर एक ठंडा स्टेथेस्कोप रख दिया। तो मामला लड़की का है? डॉक्टर राम ने पूछा। कौन सी लड़की? तुमने आखिरी बार खाना कब खाया? उन्होंने पूछा। याद नहीं, मैंने कहा। यह बू कैसी आ रही है? डॉक्टर ने कहा। उन्होंने मेरे लैपटॉप बैग को टटोला। वह बू बासी पराठों से आ रही थी। यह क्या है? पिछली रात का डिनर, मैंने कहा। ओह, मेरा लैपटॉप, आई होप वह ठीक होगा। मैंने अपना लैपटॉप खोला और पावर ऑन किया। क्या मैं देख सकता हूँ? डॉक्टर राम ने मेरे कंप्यूटर की ओर इशारा करते हुए कहा। यस श्योर। क्या आप कोई लैपटॉप खरीदना चाहते हैं? मैंने कहा। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने मेरे कंप्यूटर को 5 मिनट चलाया और फिर उसे मुझे लौटा दिया। क्या हुआ? तुम्हें आराम करनी चाहिए और अच्छी खुराक भी लेनी चाहिए, लेकिन तुम्हें एक बार किसी मनोविशेषज्ञ से भी मिल लेनी चाहिए। क्या? क्यों? मैंने कहा। निश्चित ही मैं थोड़ा बहुत पागल हूं, लेकिन मैं इसे जाहिर नहीं होने देना चाहता था। लड़की का नाम क्या है? डॉक्टर राम ने कहा। कौन सी लड़की? मैं लड़कियों को पसंद नहीं करता। बाला ने मुझे बताया था कि लड़की तमिल है, अनन्या स्वामीनाथन, जो मलयापुर में रहती है, राइट? उन्होंने कहा। मैं तमिलों को पसंद नहीं करता, मैंने चिल्लाते हुए कहा। और मेरे सामने उसका नाम मत लो, न ही उसके रहने की जगह का जिक्र करो। गुड, क्योंकि मैं तुम्हें जिस मनोविश्लेषक के पास भेज रहा हूं वह एक तमिल लड़की है। डॉक्टर अय्यर ऊपर के माले पर बैठती है, उनसे मिल आइए। डॉक्टर, मुझे एक फ्लाइट पकड़नी है। मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। मैं जैसे तैसे उठा। मेरी टांगें ऐसी हो रही थीं जैसे किसी ने उनका पूरा खून सोख लिया हो। मैं संतुलन खो बैठा और फर्श पर गिर पड़ा। डॉक्टर राम ने उठने में मेरी मदद की। मुझे क्या हो गया है? मैंने कहा। मुझे पहली बार अपनी सेहत को लेकर फिक्र हो रही थी। उन्होंने मुझे स्पेशलिस्ट रेफरल लेटर थमा दिया और फिर कहा, तुम्हारी बीमारी के लिए कोई सटीक मेडिकल टर्म तो नहीं है, लेकिन कुछ लोग इसे नर्वस ब्रेकडाउन के शुरुआती संकेत बता सकते हैं। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास टू स्टेट्स के 55वें भाग का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में। दोस्तों, अब सुनिए उपन्यास टू स्टेट्स के 56वें भाग का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में। तो यह है मेरी कहानी। मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, मैंने कहा। मेरी कहानी खत्म होते ही डॉक्टर नीता अय्यर जोर से हंस पड़ी। यह तो बड़ी अजीब बात है। आपको मेरी ट्रेजेडी कॉमेडी लग रही है, मैंने चिढ़ते हुए कहा। लेकिन उनकी हंसी नहीं थमी। मैं आपको इस बात की फीस दे रहा हूं कि आप मेरा इलाज करें, मैंने कहा और घड़ी देखी, और मुझे 20 मिनट में एयरपोर्ट के लिए निकलना है। तब जाकर मुझे समझ पड़ा कि मैं उनसे 4 घंटों से बात कर रहा था और मेरे पास उसे देने के लिए इतना पैसा नहीं था। सॉरी, उसने कहा। तुम्हें देखकर मुझे अपने पहले बॉयफ्रेंड की याद आ गई। वह नॉर्थ इंडियन था। तुमने उससे शादी नहीं की? वह किसी बंधन में बंधना नहीं चाहता था, उसने सिर हिलाते हुए कहा। ओह सॉरी, मैंने कहा। इट्स ओके, अब मैं उस सबको पीछे छोड़ चुकी हूँ। ऑफ कोर्स, आप एक थेरेपिस्ट हैं, यदि और कुछ नहीं तो आप अच्छे से अपना इलाज तो कर ही सकती हैं। वह खिड़की की ओर चली गई। क्रिस, ऐसा नहीं होता। एक टूटे हुए दिल को जोड़ना सबसे मुश्किल होता है। मैंने आह भरी। आप सिटी बैंक क्रेडिट कार्ड्स एक्सेप्ट करती हैं? मैंने अपना पर्स खोलते हुए पूछा। इट्स फाइन, मुझे बाद में एक चेक भेज देना, उसने कहा। तुम दोनों को एक दूसरे के साथ भाग जाना चाहिए था। हमें लगा था कि हम अपने पेरेंट्स को मना लेंगे। यदि हमारे पेरेंट्स ही खुश न हो तो हमें शादी करने की खुशी भला कैसे होगी?
मैंने कहा। वे मेरे पास आईं और मेरा कंधा थपथपाया। तुम्हें जाना है? ऐसे में मैं तुम्हारे लिए भला क्या कर सकती हूँ? तुम्हें दवाई चाहिए? उन्होंने कहा। आपका मतलब है एंटी डिप्रेशन दवाइयाँ? वे तो हमारी सेहत के लिए बुरी होती हैं ना? हाँ, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम अभी कितना बुरा अनुभव कर रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि तुम आत्महत्या करने के तरीकों के बारे में सर्च करो। मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैंने कहा। शायद मैं उसके बिना ही एक दिन खत्म हो जाऊंगा। इन दवाइयों से बेहतर और कोई विकल्प है क्या? थेरेपी है, हालांकि इसमें कुछ महीने लग सकते हैं। मैं दिल्ली में तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा थेरेपिस्ट ढूंढ सकती हूँ। नहीं, यदि मेरे पंजाबी परिवार को यह पता चल जाए तो कबाड़ा हो जाएगा। वे तो मुझे पागल ही घोषित कर देंगे। तुम पागल नहीं हो, लेकिन एक चीज है जो तुम जरूर कर सकते हो। क्या? जब तुमने मुझे अपनी कहानी सुनाई तो गुरुजी वाली उस घटना का जिक्र क्यों किया? अरविंदो आश्रम वाली घटना? हाँ, और हालांकि इससे अनन्या और उसके पेरेंट्स का कोई संबंध नहीं है, लेकिन क्या तुम्हें अच्छी तरह याद है उन्होंने क्या कहा था? हाँ, उन्होंने क्षमा करने के बारे में कुछ कहा था। हाँ, वह बात तुम्हारे लिए जरा महत्व की हो सकती है, उसने कहा। मैं चुप रहा। उसके कमरे की घड़ी ने बताया कि वह मेरे यहाँ उसके कमरे की घड़ी ने बताया कि अब मेरे यहाँ से जाने का समय हो गया है। मैं वहाँ से चला आया। एयरपोर्ट बेंगामा, मैंने एक आटे वाले को बुलाते हुए कहा। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास टू स्टेट्स के 56वें भाग का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में। धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, मैं ना सोनांचली कथा कहानी और उपन्यास के संग के साथ पुनः हाजिर हूँ। दोस्तों, इस समय हम लोग सुन रहे हैं चेतन भगत द्वारा लिखा गया उपन्यास टू स्टेट्स। तो लीजिए सुनिए इस उपन्यास के 97वें भाग का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में। मुझे पता था कि मुझे भोजन की दरकार है। मेरा दिमाग यह जानता था, लेकिन मेरा शरीर उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। चेन्नई से लौटने के बाद मैंने केवल ऑफिस में सूप लिया था। घर पर आकर मैंने कह दिया कि मैं डिनर कर चुका हूँ। माँ ने पूछा कि मैं सेव कब करूँगा। वे मुझे किसी नई लड़की से मिलवाना चाहती थीं। मैंने उन्हें कह दिया कि अब मैं ताउम्र दाढ़ी बढ़ाए रखूँगा। उन्होंने मुंह बनाया और कमरे से बाहर चली गईं। पापा 10 बजे घर पर आए। वे कुछ ज़्यादा थके हुए लग रहे थे। आमतौर पर वे शर्ट इन रखते थे, लेकिन आज वह बाहर निकली हुई थी। उनके बाल रोज की तरह कसीदे से कढ़े हुए नहीं थे। वे मेरे सामने बैठ गए। मैंने डिनर कर लिया है, उन्होंने माँ से कहा। पता नहीं मैं खाना किसके लिए बनाती हूँ, माँ ने बड़बड़ाते हुए कहा और वहाँ से चली गईं। पिछली रात तुम देर से घर आए थे, पापा ने कहा। एयरपोर्ट से घर तक पहुँचने में आधी रात हो गई थी। ऑफिस में ज़्यादा काम था, मैंने कहा। सब ठीक तो है ना, उन्होंने पूछा। मैंने सिर हिला दिया। मेरा दिन तो बहुत ही खराब बीता, उन्होंने कहा। मेरे पेंशन के कागज सरकारी दफ्तरों में अटक गए हैं, कमबख्त कामचोर कहीं के। मैंने उनकी तरफ ध्यान दिए बिना सिर हिला दिया। मेरे दिमाग में विचार बिखरे बिखरे हुए थे। मुझे अनन्या की बहुत ज़रूरत भी महसूस हो रही थी और उसके प्रति मेरे मन में घृणा के भाव भी आ रहे थे। मैं माँ से भी बहुत नाराज़ था। मेरी समस्याएं रिटायरमेंट की उन फाइलों से कहीं बड़ी थीं जो किसी सरकारी दफ्तर में उलझी हुई थीं। अब वे मुझसे कह रहे हैं कि मुझे 3 अलग अलग लेटर सबमिट करने होंगे। मुझे उन्हें कल टाइप करवाना होगा, पापा ने कहा। जब पापा को मुसीबतों का सामना करना पड़ता था तो वे यह भूल जाते थे कि दूसरों को मुसीबत में डाल देना उनका ही काम है। घर आने के बाद वे एक बार भी चिल्लाए नहीं थे। तुम्हें ऐसी कोई जगह पता है जहाँ पे लेटर टाइप करवाए जा सकें? तुम्हारे पास तो कंप्यूटर है ना, उन्होंने कहा। हाँ है, मैंने कहा। पापा मेरी ओर उम्मीद भरी नज़रों से देखते रहे। ओके, मैं उन्हें अभी टाइप कर देता हूँ और कल ऑफिस से प्रिंट आउट निकाल लूँगा, मैंने कहा। वैसे भी मैं मन लगाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहता था। मैंने अपना लैपटॉप खोला। थैंक यू, उन्होंने कहा। मुझे पता नहीं था कि उन्हें यह शब्द भी पता है। मैंने आधे घंटे में उनके 3 पत्र टाइप कर दिए। तुम्हारी दोस्त कैसी है,
उन्होंने मुझसे कहा, कौन से दोस्त? मैंने कहा, अरे वो लड़की जो शादी में शामिल होने के लिए चेन्नई से यहाँ आई थी। उन्होंने कहा। अनन्या के जिक्र ने मेरी भावनाओं में उफान ला दिया। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे पेट में मुक्का दे मारा हो। शायद मुझे वे एंटी डिप्रेशन पिल्स ले लेनी चाहिए, मैंने सोचा। पता नहीं, ठीक ही होगी। मैंने 1 मिनट रुकने के बाद कहा, तुम उसके संपर्क में नहीं हो? डैड, सभी अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त रहते हैं। मैंने कहा, आपके लेटर्स हो गए हैं, मैं कल प्रिंट आउट ले आऊँगा। मैंने अपना कंप्यूटर शट डाउन कर दिया। ये अच्छा होगा कि हम कभी कभी आपस में बात कर लिया करें, उन्होंने कहा। गुड नाइट डैड, मैंने कहा और अपने कमरे में चला गया। मैं जाकर बिस्तर पर लेट गया और डिप्रेशन ने मुझे पूरी तरह अपनी गिरफ्त में ले लिया। डॉक्टर अय्यर ने ठीक ही कहा था। अभी मुझ पर जो कुछ बीत रही थी, कोई भी दवाई उससे बदतर नहीं हो सकती थी। मैं बिना हिले डुले लेटा रहा। मुझे लग रहा था कि मैं इस बिस्तर से कभी उठ नहीं पाऊंगा। मैं अपने जीवन में शामिल हर इंसान के बारे में सोच रहा था। एक एक कर मैं उसके नाम याद कर रहा था और सोच रहा था कि वे सभी किस तरह मुझसे नफरत करते हैं। यदि मैं कल इस दुनिया में न रहूं तो वे सभी खुश हो जाएंगे। मुझे जीने की कोई वजह नजर नहीं आ रही थी। ऐसा कोई नहीं था जिसे मैं अपनी हालत के बारे में बता पाता, सिवाय 500 रुपया प्रति घंटा फीस लेने वाली किसी मनोविश्लेषक के। मुझे पैसों से नफरत हो रही थी। मुझे सिटी बैंक से नफरत हो रही थी। मुझे अपने काम से भी नफरत हो रही थी। मैं पूरी दुनिया के लिए नफरत का अनुभव कर रहा था। शांत हो जाओ क्रिस, यह सब जल्द ही गुजर जाएगा, मैंने खुद से कहा। मेरे भीतर का कोई समझदार हिस्सा यह बात कह रहा था, नहीं, इस बार तुम्हारी कुछ ऐसी 12 बजी है कि अब तुम जिंदगी भर ऐसा ही महसूस करते रहोगे, मेरे भीतर के किसी बददिमाग हिस्से ने कहा। नॉनसेंस। जिंदगी में जो भी बुरा होता है, हम उससे उबर सकते हैं, हम उसके आदी हो सकते हैं। इस दुनिया के पहले हम इंसान नहीं हैं जो ब्रेकअप की तकलीफ झेल रहे हैं, समझदार हिस्से ने कहा। लेकिन कोई भी इस तरह प्यार नहीं करता है जैसे मैं करता हूँ, इसलिए कोई भी इस तरह की तकलीफ महसूस नहीं कर सकता जैसा मैं कर रहा हूँ, बददिमाग हिस्से ने कहा। ठीक है, समझदार हिस्से ने कहा, अब हमें सो जाना चाहिए। तुम तो जानते ही हो तुम्हें अच्छी नींद की कितनी जरूरत है। पागल हो गए हो? ऐसे में तुम कैसे सो सकते हो जबकि हम रात भर जागकर इस बारे में सोच सकते हैं, बददिमाग हिस्से ने कहा। दुनिया का सबसे समझदार इंसान और सबसे नासमझ इंसान दोनों हमारे भीतर रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि हम कभी यह नहीं बता सकते कि समझदार कौन है और ना समझदार कौन। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास टू स्टेट्स के 97वें भाग का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में। धन्यवाद दोस्तों। अब आगे सुनिए उपन्यास टू स्टेट्स के 98वें भाग का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में। डैड कहाँ है? मैंने माँ से पूछा। उन्होंने बताया नहीं कि उन्हें कितनी कॉपी चाहिए। हालांकि मैं ऑफिस जाने से पहले नाश्ता करने बैठा था, लेकिन मैंने केवल दूध लिया। ठोस चीज़ों को पचा पाना अब भी मेरे बस के बाहर था। मैं जल्दी से ऑफिस पहुंचकर खुद को काम में उलझा देना चाहता था, इससे पहले कि मेरा दिमाग फिर से अवसाद के ब्लैक होल में धंस जाए। मॉर्निंग वॉक पर, माँ ने कहा। वे मोबाइल क्यों नहीं रखते? मैंने जूते पहनते हुए कहा। हर लेटर की 4-4 कॉपी निकाल लो, फिर देखा जाएगा, माँ ने कहा। यह कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन इन दिनों मुझे परेशान कर देने के लिए बड़ी बातों की जरूरत भी नहीं थी, जैसे कि मेरे पास ऑफिस में करने को कोई और काम ही न हो। मैंने कहा, सारे तुनक मिजाज लोग मेरे ही घर में आ गए हैं, चलो अब जाओ, माँ ने मेरे सामने हाथ जोड़ते हुए कहा। पता नहीं तुम उसे कब भूलोगे, और मुझे भी पता नहीं कि आप अपना यह ड्रामा कब खत्म करेंगे, मैंने कहा। यह लड़की, माँ ने बात शुरू करते हुए कहा। वाह, मैंने कहा
और जल्दी से घर से बाहर निकल गया। मैं रात को देरी से घर पहुंचा। मैंने पूरा दिन जूस और दूध पर ही बिता दिया था। आज भी डिनर नहीं? तुम आजकल खाना कहाँ खा लेते हो? अपनी हालत तो देखो, कितने दुबले हुए जा रहे हो। और प्लीज सेव करा लो, माँ ने कहा। डैड आ गए हैं? मैंने कहा। ये रहे उनके पेपर्स। मैंने प्रिंट आउट निकाले और टेबल पर रख दिए। माँ ने सिर हिलाते हुए बताया कि वे दिन भर से घर पर नहीं आए हैं। प्लीज उन्हें दे देना, मैंने कहा। मैं अपने कमरे में गया और बिस्तर पर लेट गया। अवसाद के अंधेरे के डर से मैंने बत्ती भी नहीं बुझाई। मैं अखबार पढ़ने लगा और अपने दिमाग को व्यस्त रखने के लिए हर लेख को बहुत ध्यान से पढ़ने लगा। एक आइटम गर्ल जिसने बिकनी पहन रखी थी कह रही थी कि वह चाहती है कि उसे सीरियसली लिया जाए। मुझे उसकी रिक्वेस्ट बहुत जायज लगी। पापा आधी रात को आए। आपको लगता है यह कोई होटल है? मैंने दरवाज़ा खोलते हुए कहा। पिछले कई हफ्तों से मेरी उनसे लड़ाई नहीं हुई थी। लगता है अब उसका समय आ गया था। पापा ने कोई जवाब नहीं दिया। ये रहे आपके प्रिंट आउट्स। मुझे पता नहीं था कि आपको कितनी कॉपी की ज़रूरत होगी। थैंक्स, पापा ने कहा। आप इतनी देर रात बाहर क्या करते हैं? आपकी रियल एस्टेट एजेंसी का काम तो इतनी देर तक नहीं चल सकता। मैंने कहा। तुम्हें जवाब देना मेरी मजबूरी नहीं है, पापा ने कहा। और इसलिए हमारा परिवार ऑफिशियली एक बर्बाद परिवार है, मैंने कहा। मैं अपने कमरे में चला आया। मैंने दरवाज़ा बंद किया और अपने दिमाग में मौजूद शैतानों के साथ संघर्ष की एक और रात बिताने के लिए तैयार होने लगा। मैंने खुद से वादा किया कि मैं सुबह डॉक्टर अय्यर को फ़ोन लगाऊंगा और खुशियों की उन दवाइयों का प्रिस्क्रिप्शन लूंगा, साइड इफ़ेक्ट्स की ऐसी की तैसी। मैं अपने दिमाग के इन शैतानों से और लड़ाई नहीं लड़ सकता था। रात 3 बजे मुझे झपकी लगी। फ़ोन की घंटियों से मेरी नींद खुल गई। मैंने घड़ी देखी, सुबह के 5 बज रहे थे। इस वक्त कमबख्त कौन फ़ोन लगा रहा होगा? मेरे सिर में दर्द हो रहा था। मैं जैसे तैसे उठा और लिविंग रूम तक पहुंचा। मैंने फ़ोन उठाया। मैं उस व्यक्ति पर जोर से चिल्लाने वाला था जिसने इतनी सुबह मेरी नींद खराब करने की ज़रूरत समझी है। हेलो, एक लड़की की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। अनन्या, मैंने कहा। मैं उस आवाज़ को बहुत अच्छे से पहचानता था। थैंक्स स्वीटी, थैंक यू सो मच, अनन्या ने कहा। मैंने सोचा कहीं उसने गलत नंबर तो नहीं लगा दिया क्या? मैंने कहा। मैं अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। तुमने सब कुछ ठीक कर दिया, थैंक यू सो मच, उसने कहा। उसकी आवाज़ में रोमांच की खनक थी। भला मैंने क्या किया? मैंने अपनी उन्नीदी आंखें मिचमिचाते हुए कहा। अब नाटक मत करो। तुम्हें कम से कम मुझे तो इस बारे में बता ही देना चाहिए था। क्या बता देना था? यही कि तुम्हारे डैड चेन्नई आ रहे हैं, अनन्या ने कहा। क्या? मैंने कहा। मेरी नींद दूर हो गई थी। अब ज़्यादा बनने की कोशिश मत करो। कल तुम्हारे डैड ने मेरे पेरेंट्स के साथ 7 घंटे बिताए। उन्होंने उन्हें कन्विंस किया कि उनके घर में मेरे साथ बेटी की तरह ही बर्ताव किया जाएगा, और उन्होंने पिछली तमाम बातों के लिए माफ़ी भी मांगी। मेरे डैड, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। हाँ, उनसे मिलने के बाद मेरे पेरेंट्स बहुत बेहतर अनुभव कर रहे हैं। इनफैक्ट उन्होंने तो मुझसे यह भी पूछा कि क्या मैंने कोई तारीख सोच रखी है। कैन यू इमेजिन? अनन्या इतनी तेजी से बोल रही थी कि उसके हर शब्दों को समझ पाना मुश्किल था। रियली? मैंने कहा। अरे, पहले ठीक से जाग जाओ और फिर मुझे फ़ोन लगाना। आई लव यू बेबी। परसों वाली बात के लिए सॉरी, मैं बहुत डिस्टर्ब थी। मैं भी, मैंने कहा। मैं भी क्या? तुम भी मुझे प्यार करते हो या तुम भी बहुत डिस्टर्ब थे? दोनों, मैंने कहा। लेकिन रुको, क्या वाकई मेरे डैड तुम्हारे घर आए थे? तुम्हें सच में कुछ नहीं पता था? नहीं, मैंने कहा। वाह, उसने कहा। प्लीज उन्हें मेरी ओर से थैंक्स कह देना। मैं अपने पेरेंट्स के कमरे में गया। दोनों अभी सो रहे थे। पता नहीं क्यों मैंने एक पागलपन किया। मैं सीधे उनके पास गया और दोनों को अपनी भौहों में भर लिया। पल भर में मुझे गहरी नींद आ गई। मैं 5 घंटे बाद जागा। सुबह के 10 बज रहे थे। मेरे पेरेंट्स रूम में नहीं थे। मैं फौरन उठा। मुझे लगा कि आज मैं ऑफिस के लिए बहुत लेट हो जाऊंगा। मैं बाहर आया। डैड कहाँ हैं?
मैंने माँ को देखते ही उनसे पूछा। बालकनी में, माँ ने कहा। पापा कुर्सी पर बैठे थे और एक लंबे गमले के लिए मिट्टी खोद रहे थे। उन्होंने मुझे देखा, लेकिन वे चुप रहे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उनसे क्या कहूं। मैंने एक कुदाली उठाई और उनके साथ खुदाई करने लगा। डैड, आप चेन्नई गए थे? आजकल खबरें बहुत तेजी से फैलती हैं, उन्होंने कहा, लेकिन गमले से नजरें नहीं उठाई। क्यों? मेरा मतलब है कैसे? मेरे बेटे को मदद की जरूरत थी, पापा ने मिट्टी से घास फूस निकालते हुए कहा। उनकी आवाज सीधी और सपाट थी, लेकिन इसके बावजूद मेरा गला रूंध गया। उन्होंने गमले में एक पौधा रोपा और खोद कर निकाली गई ताजा मिट्टी उसके आसपास बिछा दी। मैं उनके पास जाकर बैठ गया और मिट्टी को अपने अंगूठे से दबाने लगा। आपको कैसे पता चला? मैंने पूछा। उन्होंने आंखें उठाई। उन्होंने कहा, क्योंकि मैं तुम्हारा पिता हूं। बुरा पिता ही सही, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा पिता हूं। उन्होंने अपनी बात जारी रखी, और इसके बावजूद कि तुम्हें लगता है कि तुम्हें मुझसे अभी भी निराशा ही मिली है, मुझे लगा कि अब मुझे अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। हमें एक जीवन साथी की बहुत जरूरत होती है। अनन्या अच्छी लड़की है, तुम्हें उसे खोना नहीं चाहिए था। शुक्रिया डैड, मैंने अपने आंसुओं को रोकते हुए कहा। यू आर वेलकम, उन्होंने कहा। फिर उन्होंने मुझे गले लगा लिया। मैं परफेक्ट इंसान नहीं हूं, लेकिन जिंदगी के इन आखिरी सालों में मुझे मेरे बेटे से दूर मत करो, उन्होंने कहा। मैंने भी उन्हें गले लगा लिया। अब मैं खुद पर काबू नहीं रख पाया और मेरी रुलाई फूट पड़ी। दुनिया माँ और बेटे के रिश्ते के बारे में बहुत बात करती है, लेकिन हमें पिताओं की भी सख्त जरूरत होती है। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और गुरुजी को याद किया। मैं एक हरे भरे पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर खूबसूरत सूर्योदय देख रहा था। जैसे ही मैंने पापा को गले लगाया, मेरे सिर से एक भारी बोझ गिर पड़ा। मैंने खुद को फिर हल्का अनुभव किया। लेकिन मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ पाऊंगा, उन्होंने कहा। क्यों? मैंने हैरत से पूछा। तुम्हारी माँ अपने नाते रिश्तेदारों के बिना जाएंगी नहीं, और मुझे पता नहीं मैं उन्हें देखकर क्या कर गुजरूं। आप अपने बेटे की शादी में नहीं आएंगे? मैंने कहा। अनन्या तो हमारे घर आ ही रही है ना, उन्होंने कहा। मैं इस वक्त उनके प्रति इतनी कृतज्ञता का अनुभव कर रहा था कि मैं उन पर नाराज नहीं हो सकता था। आपको आना ही होगा। मुझे काम में देरी हो रही है, लेकिन मैं आपको बाद में राजी करूंगा, मैंने कहा। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास टू स्टेट्स के 98वें भाग का वाचन मेरे अर्थात मां सोनांचली के स्वर। अब सुनते हैं उपन्यास टू स्टेट्स के 59वें भाग का वाचन मेरे अर्थात मां सोनांचली के स्वर में। जैसा कि मैंने कहा, हमारे लिए ज्यादा सरल तो यही होगा कि तुम अपने नाते रिश्तेदारों को लेकर चेन्नई आ जाओ, अनन्या ने कहा। मैं उन सबको लेकर कैसे आऊंगा? मैं इतने सारे एयर टिकट्स अफोर्ड नहीं कर सकता, मैंने कहा। यह शादी के बंदोबस्त को लेकर किए गए हमारे बेहिसाब कॉल्स में से एक था। वे अपने खर्च पर यहाँ नहीं आ सकते? अनन्या ने पूछा। आर यू क्रेजी? जब तक बारात तुम्हारे यहाँ नहीं पहुंच जाती, तब तक उनका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। इन पंजाबी रीति रिवाजों को तो केवल तुम ही समझ सकते हो, अनन्या ने कहा। तुम्हें भी इन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए, मैंने कहा। शादी तमिल में होगी क्या? हाँ, तुम चेन्नई में और क्या उम्मीद कर सकते हो? वैसे भी क्या तुम्हारे नाते रिश्तेदार एक डिफरेंट किस्म की शादी नहीं देखना चाहेंगे? सच पूछो तो नहीं। देखते हैं, तुम ट्रेन से चेन्नई आ सकते हो। राजधानी एक्सप्रेस को दिल्ली से चेन्नई पहुंचने में 28 घंटे लगते हैं। मेरे नाते रिश्तेदार के साथ सफर करने के लिहाज से यह बहुत लंबा समय होगा, लेकिन तुमने इन दिन के लिए कितना लंबा इंतजार किया है। यह दिन बार बार तो नहीं आता, अनन्या ने कहा और फोन रख दिया। आप सच में नहीं आएंगे? मैंने आपकी टिकट बुक करा ली है। पापा चुप रहे। डाइनिंग टेबल पर माँ मेरे पास बैठी थी। लेकिन दोनों में से किसी एक स्थिति को चुनने की नौबत ही भला क्यों आनी चाहिए? ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि मॉम अपने संबंधियों के साथ आएं और साथ में आप भी आएं? मैंने कहा। आखिर हम केवल एक बार के लिए एक नॉर्मल फैमिली क्यों नहीं हो सकते? मैंने सोचा। फिर मुझे लगा कि दुनिया में नॉर्मल फैमिली जैसी कोई चीज होती ही नहीं है।
सभी साइको हैं और जो सभी साइको में से एवरेज होता है उसे ही हम नॉर्मल कहते हैं। इन्हें लगता है कि मेरे संबंधियों ने बीते वक्त में इनका बहुत अपमान किया है, माँ ने कहा। और क्या, पापा ने उनका अपमान नहीं किया है? मैंने कहा। लेकिन आखिर इन सब का मेरी शादी से क्या नाता है? डैड, कुछ तो कहिए। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा, लेकिन वहां मेरे मौजूद रहने की उम्मीद मत करो, पापा ने कहा। इनका ड्रामा कभी खत्म नहीं होगा, माँ ने कहा। ये खुद चेन्नई गए और उन मद्रासियों को हाँ बोलकर आए, वरना यह शादी नहीं हो सकती थी। और अब जब मेरे परिवार में हर कोई शादी का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, तो ये उन्हें आने से रोक रहे हैं। भला क्यों? क्योंकि ये उन्हें खुश नहीं देख सकते, और सबसे बड़ी बात तो यह कि ये मुझे भी खुश नहीं देखना चाहते। माँ की आंखों से आंसू फूट पड़े। डैड, क्या ऐसी बात है? नहीं, मैंने तो तुम्हारे सामने एक च्वाइस रखी है, उन्होंने कहा। आखिर ऐसा कौन सा बेटा होगा जो यह चाहेगा कि उसकी शादी में उसके पिता शरीक ना हो? माँ ने कहा। यह कोई चॉइस नहीं है, यह तो ब्लैकमेलिंग है। तुम इसे चाहे जो कहो, लेकिन अगर यह शादी हो रही है तो मेरी वजह से। इसलिए मेहमानों को चुनने का हक भी मेरा ही होना चाहिए। नहीं डैड, मैंने कहा, माम को भी इतना ही हक है। मुसीबत तो यही है कि मुझ पर आप दोनों का बराबर का हक है। तो तुम ही फैसला करो, पापा ने कहा। माम और डैड ने मेरी ओर देखा। मैं कमरे में 10 मिनट तक चहलकदमी करता रहा। डैड, माम के संबंधी तो आएंगे ही, आप जो करना चाहें कीजिए, मैंने कहा और कमरे से बाहर चला गया। रजी मामा ने हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पर 2 ढोलकियों को बुलवा लिया था। मैंने राजधानी एक्सप्रेस के कंपार्टमेंट में अपने नाते रिश्तेदारों के लिए 37 टू टियर एसी बर्थ रिजर्व करवाई थी। माँ की 2 चचेरी बहनों ने ऐन वक्त पर चलने का मन बनाया, तो हमें उन्हें भी एडजस्ट करना पड़ा। पापा के बारे में माँ ने यह कहानी गढ़ ली कि उन्हें वायरल फीवर है, जो कि मलेरिया भी हो सकता है। सभी को सच्चाई पता थी, और सच पूछो तो अनन्या के पेरेंट्स के सामने झूठ बोलने से हमें जो असहजता महसूस होती, उसे छोड़ दें तो पापा के न आने से सभी ने राहत की ही सांस ली थी। उनके आने से कोई भी शादी का मजा नहीं ले पाता। यदि तुम्हारे पति महोदय आते तो हम आधी बातें भी नहीं कर पाते, शिबरा मौसी ने माँ से कह ही दिया। मैं बोगी में खड़ा सभी बर्थ से उनका टिकट मिला रहा था। रज्जी मामा मुझे बाहर खींच लाए। तुम्हें थोड़ा नाचना नहीं चाहिए, अरे भाई बारात जा रही है, उन्होंने कहा। शाम के 4 बजे प्लेटफार्म पर मौजूद सैकड़ों उबे हुए पैसेंजरों ने मेरे परिवार द्वारा मुहैया कराए गए मुफ्त मनोरंजन का मजा लिया। ढोलकिए ट्रेन के साथ साथ चल रहे थे और पेमेंट को लेकर रज्जी मामा से उलझ रहे थे, लेकिन ट्रेन के स्पीड पकड़ लेने के कारण वे उनसे ज़्यादा पैसा नहीं ऐड सके। मैं अपने कंपार्टमेंट में चला आया, जिसे महिलाओं ने साड़ी की दुकान बना डाला था। नीचे के सभी बर्थ पर वे पोशाकें फैलाकर दिखाई जा रही थी जिन्हें शादी के दौरान पहना जाना था। यह वाली बहुत सुंदर है, 70 साल की मेरी दूर की एक आंटी ने असली सोने के काम वाली एक मेजेंटा साड़ी दिखाते हुए कहा। साड़ियों को सराहने के लिए महिलाओं के सामने उम्र की कोई मजबूरी नहीं होती। अगले कंपार्टमेंट में मेरे कजिन्स ने कला जमा रखी थी। लड़कियों की मेकअप किट्स खुली थी। वे मस्कारा शेयर करने के बारे में बात कर रही थीं। अब जाकर मुझे समझ आया कि शादी का नाम सुनते ही परिवार के सभी लोग उत्साहित क्यों हो जाते हैं। आखिर इसमें सभी के लिए कुछ न कुछ होता है। मैं कंपार्टमेंट के दरवाजे पर खड़ा होने के लिए बाहर आया। अगले कुछ घंटों में ट्रेन दनदनाते हुए आगरा, ग्वालियर और झांसी को पार कर गई। हमारा सफ़र अभी काफ़ी लंबा था। ट्रेन हमारे विशाल देश के उन अलग अलग स्टेट्स की सरहदों को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी, जिनसे पिछले 1 साल से मैं लड़ाई लड़ रहा था। ये स्टेट्स मिलकर हमारे देश को बनाते हैं, लेकिन ये हमारे देश को बांट भी देते हैं, और कभी कभी ये स्टेट्स हमारी लव लाइफ में तूफान भी खड़ा कर देते हैं। डिनर टाइम पर ट्रेन भोपाल पहुंची। मैं भीतर चला आया। जब मेरे नाते रिश्तेदारों को पता चला कि राजधानी एक्सप्रेस में मुफ्त खाना दिया जाता है, तो वे अपना रोमांच छुपा नहीं पाए। नॉनवेज लेना मद्रासी तो तुम्हें नॉनवेज खिलाने से रहे, सिप्रा मासी ने सभी को सलाह दी। ओके, अगले 3 दिन तक वे मद्रासी नहीं तमिल हैं, मैंने कहा। सिप्रा मासी ने फाइल से चिकन निकाला। जी हाँ, मुझे पता है तमिलनाडु एक राज्य है, लेकिन हम तो मद्रासी जा रहे हैं ना।
टिकट पर चेन्नई क्यों लिखा है? दोनों एक ही है, जैसे दिल्ली और दिल्ली एक ही है। कमला आंटी ने अपना चिकन स्वीट कॉर्न सूप सुड़कते हुए कहा। क्या यह बात सच है कि उनकी मुख्यमंत्री पहले किसी फिल्म की हीरोइन थी? माँ की कजिन ने पूछा। एस जी, एक दूसरे आंटी ने कहा। ये साउथ इंडियन औरतें बहुत चालाक होती हैं। भगवान ने उन्हें दिमाग के अलावा और कुछ नहीं दिया है। एक और कमेंट आया। मेरा मन कर रहा था कि ट्रेन से बाहर कूद जाऊं। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास टू स्टेट्स के 59वें भाग का वाचन मेरे अर्थात ना सुनांचली के स्वर में।